Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करा कि दो द्रवों पी एंड क्यू के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिलीमीटर तथा 60 मिलीमीटर हैं। पी के 3 मोल तथा क्यू के 2 मोल मिलाने पर विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। इंग्लिश में दिया हुआ कि टू लिक्विड्स पी एंड क्यू हैव 80 मिलीमीटर एंड 60 मिलीमीटर ऑफ वेपर प्रेशर रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इफ 3 मोल ऑफ पी मिक्स्ड विद 2 मोल ऑफ क्यू। और ऑप्शन दिया 140 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 68 मिलीमीटर और 72 मिलीमीटर। देखिए आपको ये समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो एक्चुअल में राउट्स लॉ से रिलेटेड है, राउट के नियम से रिलेटेड है। तो हम इसमें जो पहली वैल्यू गिवन है वो देख लेते हैं और फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो भाई गिवन में हमें दिया क्या क्या है। दिया है हमको पहली बात तो ये दिया हुआ है कि P का वाष्प दाब दिया हुआ है, यानी कि हमको P नॉट P दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है ना। हमको जो है P का वाष्प दाब दिया है, इसका मतलब P जो है वो किस अवस्था में है, प्योर स्टेट में है। और जब ये शुद्ध अवस्था में होता है P तो P नॉट लगा देते, तो P नॉट P की वैल्यू हमें 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी दे दी। Q भी हमें Q का भी वाष्प दाब दिया है, इसका मतलब है कि P नॉट Q भी हमको दे दिया है और ये हमको दे दिया कितना 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यहाँ पर 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, ठीक है ना। इसके बाद में हमें P के मोल दे दिए हैं, तो P के मोल दे दिए यानी कि NP की वैल्यू दे दी है और वो कितनी दे दी गई 3 मोल, ठीक है ना। और हमें NQ की वैल्यू दे दी गई कितनी 2 मोल। और हमसे पूछ क्या रहा है कि विलयन का कुल वाष्प दाब बताना है, यानी कि हमें PS का मान बताना है। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमको याद आता है कि फॉर्मूला एक आता है राउट के नियम से कि PS इक्वल टू आता है P नॉट A यानी कि P नॉट P इंटू एक्स पी हो जाएगा और प्लस P नॉट Q इंटू एक्स क्यू हो जाएगा। आपको याद आ रहा है P नॉट A इंटू एक्स ए होता है प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी होता है। अब यहाँ पर एक्स क्या है, तो एक्स जो है वो मोल फ्रैक्शन है, यानी कि मोल प्रभाज है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे XP निकाल लेंगे और XQ की वैल्यू को निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने मोल प्रभाज निकाले किसके, P के, तो ये क्या हो जाएगा P के मोल बटे P के मोल प्लस Q के मोल। P के मोल भैया कितने हैं, तो P के मोल तुमको दिए गए 3 मोल और P और Q के मिला के कितने हैं 5 हैं, यानी कि ये 3/5 आ जाएगा। हम अगर मोल निकालने XQ के तो XQ के क्या हो जाएगा Q के मोल बटे Q के मोल प्लस P के मोल, ठीक है ना। Q के कितने मोल है 2 मोल है और Q और टोटल मिला के 5 मोल है, यानी कि ये 2/5 आ जाएगा, यानी 2/5 ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर देखिए हमने यहाँ पे फॉर्मूले में रखा, तो मेरे पास PS इक्वल टू क्या हो जाएगा, PS इक्वल टू P नॉट P, तो P नॉट P की वैल्यू 80 है इंटू आ जाएगा XP इंटू XP की वैल्यू कितनी है 3/5 प्लस जो होगा वो क्या हो जाएगा P नॉट Q की वैल्यू 60 है, ठीक है ना। और इंटू क्या हो जाएगा 2/5, ठीक। अब यहाँ से इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 जा और 5 6 जा, ठीक है ना। और यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। मेरे पास क्या आ गया 16 इंटू 3 आ गया और प्लस 12 इंटू 2 आ गया, ठीक है ना। 16 इंटू 3 क्या है 48 और 12 इंटू 2 कितना है 24 है। ये वैल्यू आ गई 72 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है ना। तो इस तरह से आंसर जो आएगा वो 72 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी आंसर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ अणुसंख्य गुणधर्म, मतलब कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करती हो, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड हो लेकिन उनकी नेचर पे डिपेंड ना हो, उनकी प्रकृति पे डिपेंड ना हो, तो उसको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्य गुणधर्म। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सरफेस टेंशन है, यानी कि पृष्ठ तनाव, श्यानता विस्कोसिटी और प्रकाशीय सक्रियता, ये सारे के तीनों जो हैं वो अणुओं के नेचर पे डिपेंड करते हैं, उनकी प्रकृति पे डिपेंड करते हैं। जबकि पराशर दाब की बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर पराशर दाब जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी 3 नेचर पे डिपेंड करते हैं और ये संख्या पे डिपेंड करता है। अणु संख्या मतलब संख्या पे डिपेंड करेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो संख्या पे डिपेंड करने वाला ऑस्मोटिक प्रेशर पराशर दाब होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करें कि समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपराशरी हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सॉल्यूशंस आर आइसोऑस्मोटिक एट सेम टेम्परेचर। देखिए आपसे कह रहा है कि अगर कोई कहे कि सम परासरी हैं, आइसोऑस्मोटिक हैं, या फिर आपसे कहे आइसोटॉनिक हैं, आपसे अगर कोई कहता है कि आइसोऑस्मोटिक हैं या फिर आपसे कह रहे कि आइसोटॉनिक है, तो इसका मतलब क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि अगर आइसोटॉनिक, टॉनिक का मतलब होता है कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन दोनों की सेम होती है तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होता है। कैसे भाई, पाई इक्वल टू क्या लगाते हो, ICRT लगाते हो, ठीक है ना। अब आई की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, आर की वैल्यू कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी के हो जाएगा, ठीक है ना। कंडीशन वही है कि सबके लिए सेम, दोनों ही सॉल्यूशन जो है उनके लिए बाकी कंडीशन जो है वो सेम होनी चाहिए, और उस केस में हो जाएगा। अब अच्छा ये आई क्या है, आई जो है वो होता है क्या, वेंट ऑफ फैक्टर होता है। आई जो होता है वो क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर होता है, ठीक है ना। और ये वेंट ऑफ फैक्टर है, इसका मतलब ये कि अगर वेंट ऑफ फैक्टर पता क्या होता है, मान लीजिए कि आपने NaCl लिया, NaCl को ब्रेक करोगे तो Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा, तो इसके आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके वैसे n की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, 2 आती है, ठीक है ना। और n की वैल्यू 2 आती है, तो जितने n की वैल्यू आती है उतने ही i की वैल्यू जो होती है बढ़ती जाती है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ऐसा होगा कि इसका मतलब है कि i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, n के हो जाएगा, ठीक। यानी कि हमें ये देखना है कि कितने ज्यादा आयन मिलते हैं, जितने ज्यादा आयन मिलेंगे उतने ही ज्यादा क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। मान लो समान संख्या में आयन मिलते हैं, सेम नंबर ऑफ आयन्स मिलते हैं, जैसे मान लो कोई एक कंपाउंड है, उसने 3 मोल्स आयन दिए, इसने भी 3 मोल्स आयन दिए, तो फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये उन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे। अब आप कहेंगे सर क्यों सेम होंगे, भाई ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसा है, अणु संख्या गुणधर्म है, यानी कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो इसने कितने आयन दिए, 3, तो इसके पास 3 है, इसने कितने दिए, 3, इसने भी 3 आयन, ठीक है ना। तो दोनों की संख्या कितनी है, आयनों की संख्या कितनी है, समान है। और जब आयनों की संख्या समान है तो फिर उनका पराशरण दाब भी कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो सीधा सा फंडा ये है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल दिए गए हैं उनमें हम आयनों की संख्या को देख लेते हैं और ये चेक कर लेते हैं कि क्या उनकी कंसंट्रेशन भी सेम है। तो चलो देखो, इसमें 0.1 मोलर NaCl है, 0.1 मोलर Na2SO4 है, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर और 0.2 मोलर, ठीक है ना। यहां पर बस कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, बाकी कहीं पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि यहां पर क्या आंसर आएगा। तो देखिए पहले हमने NaCl लिया, तो जब हमने NaCl लिया तो NaCl को ब्रेक किया, NaCl को ब्रेक किया तो ये क्या हो जाएगा, Na प्लस में और Cl माइनस में। यहाँ पर हमें कितने आयंस मिलेंगे, 2 आयंस मिलेंगे, ठीक है ना। Na2SO4 हम ले रहे हैं, Na2SO4 ले रहे हैं और इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा 2Na प्लस बनाएगा और प्लस SO4 2 माइनस आयन बनाएगा और यहाँ हमको 3 आयंस मिलेंगे। फिर मेरे पास यूरिया है, यूरिया क्या है, NH2CO NH2, ये ब्रेक नहीं होती है, ब्रेक नहीं होती है तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ही मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद में फिर दिया हुआ है NaCl, तो NaCl में 2 आयन मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर यूरिया दिया हुआ है, इसका एक पूरा मॉलिक्यूल रहेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें MgCl2, तो MgCl2 के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर Mg2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस, यानी कि हमको यहाँ पर कितने आयंस मिलेंगे, 3 आयंस मिलेंगे, तो ठीक। उसके बाद में कैल्शियम नाइट्रेट तुमको दे रहा है, तो CaNO3 होल ट्वाइस दे रहा है, इसको ब्रेक करेंगे तो Ca2 प्लस में और प्लस 2NO3 माइनस आयन मिलेंगे, ठीक है। तो कितने टोटल आयन मिल गए, यहाँ पर 3 आयंस मिल गए। उसके बाद Na2SO4 है, तो Na2SO4 को ब्रेक करेंगे तो 3 आयंस मिलेंगे। चलो भाई अब देखते हैं यहाँ पर कितने आयन हैं, 2 आयन हैं, यहाँ पर कितने आयन हैं, 3 आयन हैं, तो यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 है, बात समझाई ना। अच्छा 2 इंटू अगर हम 0.1 करें तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.2 आएगी। और यहाँ पर अगर हम 3 इंटू 0.1 करें, 3 इंटू पॉइंट, भाई 3 मोल आयन है तो 0.3 वैल्यू आएगी। तो दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं है। अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं है तो फिर उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम नहीं होगा सेम टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये आइसो नहीं होंगे, ठीक। इसके बाद आ जाओ यूरिया, यूरिया आपका कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो 1 आयन मिल रहा है इंटू कंसंट्रेशन कितनी 0.1, तो ये वैल्यू आ गई 0.1। यहाँ पर 2 मोल मिल रहा है तो 2 मोल मिल रहा है तो ये वैल्यू आ गई 0.2। तो कंसंट्रेशन दोनों की सेम नहीं है, तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी जो होगा वो कैसा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर अगर आप आयन के मोल देखोगे तो यहाँ पर अलग अलग आ रहे हैं, इसकी वजह से कंसंट्रेशन सेम नहीं है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम नहीं आएगा।
यूरिया की बात करो तो यहाँ पर भी यही बात है, 0.1 इंटू क्या आ जाएगा 1, यानी कि ये वैल्यू 0.1। यहाँ पर आप देखोगे तो 0.2 इंटू MgCl2 कितना दे रहा है, 3 मोल साइन दे रहा है, तो 3 दे रहा है तो 0.6। यहाँ पर भी कंसंट्रेशन सेम नहीं है, तो ये भी सही नहीं होगा। अब लास्ट बचा है भाई, तो यही आंसर आएगा। चलो चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 0.1 और कैल्शियम नाइट्रेट कितने आयन दे रहा है, 3 आयन दे रहा है, तो इंटू 3 ये वैल्यू आ गई 0.3। यहाँ पर देखो 0.1 कंसंट्रेशन है और इंटू Na2SO4 कितने आयन दे रहा है, तो Na2SO4 3 आयन दे रहा है, तो ये वैल्यू 0.3। दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, इसका मतलब है कि उनके बाकी सारी कंडीशन में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। इसका मतलब आंसर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित विलयनों में सर्वाधिक पराशरण दाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना, इनमें से किस में हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, सबसे ज्यादा पराशरण दाब होगा। तो देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है, अभी फिर मैं बता रहा हूं। देखिए आप पराशरण दाब पाई इक्वल टू लिखते हो क्या, ICRT लिखते हो, ठीक है ना। यहां पर आपको क्या दिया है, कुछ और दिया हुआ, टेम्परेचर के बारे में कुछ दिया है, नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये मान लेंगे कि टेम्परेचर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो है वो क्या है, स्थिर है। ठीक, ये क्या है, ये सॉल्यूशन कांस्टेंट है आपका, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है, यानी कि ये विलयन गुणांक है, तो ये विलयन गुणांक है या विलयन नियतांक है, तो भाई ये तो नियत है ही, कांस्टेंट है ही। अच्छा, तो अब इसका मतलब क्या होगा कि पाई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, आई और सी के। यहां पर सी क्या है, सी जो है वो मोलरता है, मोलैरिटी है, सी जो है वो क्या है, मोलरता है। ठीक है ना, मान लो कि ये भी कांस्टेंट हो जाए, यानी ये सबकी समान हो, यानी कि ये भी क्या है, ये सबकी मोलरता जो है वो सबकी समान दी हो। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पर भी 1 मोलर दिया है, 1 मोलर दिया है, 1 मोलर दिया है, 1 मोलर दिया है। इसका मतलब जो है कि ये भी अगर कांस्टेंट है तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, आई के हो गया। बात समझ रहे, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आई के। आई क्या है, आई जो है वो वेंट ऑफ फैक्टर है, आई जो है वो वेंट ऑफ फैक्टर है, और वेंट ऑफ फैक्टर ये बताता है कि किसी अणु को अगर आप डिसोसिएट करते हो तो वो कितने आयन बनाता है, यानी कि ये नंबर ऑफ आयन्स के बारे में बताता है, यानी कि आयनों की संख्या के बारे में बताता है। अब आयनों की संख्या के बारे में बताता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आयनों की संख्या n की मान बढ़ा तो I का मान भी बढ़ेगा, और I का मान अगर बढ़ेगा तो आप देख रहे हो कि पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। भाई पाई क्या है, पराशरण दाब है। पराशरण दाब क्या होता है, अणु संख्य गुणधर्म होता है, अणुओं की संख्या पे डिपेंड करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स बनेंगे डिसोसिएशन के बाद में, जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतना ज्यादा पाई की वैल्यू हो जाएगी। तो चलो भैया देख लो यहाँ पे, अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने पर ये K+ में और Cl- में बन रहा है, ये 2 आयन बनाएगा। आप इसको जरा ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने पर ये बनाएगा 3NH4+ बनाएगा, और PO4 पे 3- बनाएगा, यानी कि यहाँ पर टोटल 4 आयन मिलेंगे, 3 तो ये मिलेंगे और 1 ये मिलेगा, टोटल 4 आयन मिलेंगे। BaCl2 को जरा तोड़ दो तो BaCl2 को तोड़ने पर Ba पे 2+ चार्ज आएगा और Cl पे माइनस आएगा, यानी कि ये यहाँ पर टोटल 3 आयन मिलेंगे, 1 धनायन मिलेगा और 2 ऋणायन मिलेंगे। और यहाँ पर ये तो डिसोसिएट ही नहीं होता है, ये डिसोसिएट नहीं होता है, तो ये पूरा का पूरा आपको मिलेगा। तो भाई अब ज्यादा कहाँ मिलना है, तो ज्यादा हमको मिलना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। मान लो कि ये वो कहे आपसे कि आपको पराशरण दाब के घटते क्रम में रखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पराशरण दाब में रखना है, तो उस केस में सबसे ज्यादा पराशरण दाब जो होगा वो किसका होगा, बी का, उसके बाद फिर किसका हो जाएगा, सी का, और उसके बाद फिर हो जाएगा ए का, और फिर उसके बाद हो जाएगा डी का। बात समझिए ना, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पराशरण दाब हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ इसको चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज है। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ 1.8 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहे हैं कि 90 ग्राम आपने जल लिया, 90 ग्राम आपने क्या किया, जल लिया, और उसमें जो है आपने 1.8 ग्राम जो है वो ग्लूकोज मिला दिया। तो अब आपको क्या करना है, ग्लूकोज के मोल प्रभाज बताना है, यानी कि x बताना है ग्लूकोज का क्या आएगा। तो देखो मोल फ्रैक्शन की अगर आप बात करते हो तो आपने कहा कि सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज के मोल प्रभाज
यानी क्या हो जाएगा एक्स ग्लूकोज बोलेंगे। तो इक्वल टू हो जाएगा ग्लूकोज के मोल बाई ग्लूकोज के मोल और प्लस वाटर के मोल, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा ग्लूकोज के मोल बाई ग्लूकोज के मोल प्लस वाटर के मोल, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का, अच्छा क्या तुमको मोल दिया है? नहीं दिया है। क्या दिया है? वेट दिया है वाटर का और वेट दिया है ग्लूकोज का। तो भाई पहले ऐसा करो कि मोल निकाल लो। तो मैंने एन ग्लूकोज निकाला, यानी कि ग्लूकोज के मोल यानी मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो ये क्या हो जाएगा वेट ऑफ ग्लूकोज बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना। यानी ग्लूकोज का भार बटे ग्लूकोज का क्या हो जाएगा अणु भार। तो बताओ भैया ग्लूकोज का भार कितना दिया है? 1.8 दिया है। अच्छा ग्लूकोज का अणु भार जरा निकालो। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? तो C6H12O6 है, ठीक है ना। अब इसका अणु भार निकालते। कार्बन कितने हैं? 6। कार्बन कितने हैं? 6 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 12 और प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 6, ठीक। कार्बन का कितना एटॉमिक मास होता है? तो 12 होता है। प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। ये टोटल करेंगे तो ये 180 ग्राम पर मोल आता है, ठीक है ना। यानी कि ग्लूकोज का अणुभार जो आता है वो कितना आता है? 180 ग्राम आता है। तो आपने यहाँ पर ये वैल्यू रख दी कितनी? 180। पॉइंट हटाया तो एक जीरो बढ़ गया, यानी ये वैल्यू आगे कितनी? 0.01 मोल आ जाएगी। एक मिनट के लिए हाँ ठीक 0.01 मोल आ जाएगी ये वैल्यू, ठीक है ना। अब आपने वाटर का निकाला, तो वाटर की अगर आप बात करते हो तो वाटर का भी हम क्या करेंगे? वेट ऑफ वाटर बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। वाटर का कितना होगा अणु भार? तो देखो भैया हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो 2 गुणे 1। ऑक्सीजन कितना है? 16, तो टोटल कितना हो गया? 18 ग्राम पर मोल आ गया। यानी वाटर का अणु भार कितना होता है? 18 होता है। कितना है? 9। और बाई कितना? 90 है। 90 ग्राम तुम्हें दिया हुआ है और बाई 18 कर देंगे तो यहाँ पर 5 मोल आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कि जो ग्लूकोज के मोल है वो 0.01 है और जो वाटर के मोल है वो कितने हैं? 5 मोल हैं। तो चलो भैया रख दो जरा यहाँ पे। ग्लूकोज के मोल कितने? 0.01 बाई ग्लूकोज के मोल कितने? 0.01 प्लस वाटर के मोल कितने? 5। ये वैल्यू आ गई कितनी? 0.01 बाई हो जाएगी 5.01। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.0019, ठीक है ना। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.0019 और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये मोल का रेशियो है, ठीक है ना। ये क्या है? मोल का रेशियो है, मोल का अनुपात होता है। इसकी वजह से मोल प्रभाज की कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि आंसर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करेंगे 8 ग्राम NaOH 450 मिली विलियन में घुला है, विलियन की मोलरता है, यानी फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 8 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। और 3 और 4 ऑप्शन आपको दिए गए 0.444 मोलर, 0.492 मोलर, 0.0286 मोलर एंड 0.0392 मोलर। सीधे सीधे मोलैरिटी या मोलरता आपको निकालना है और उसका सूत्र लगाना है और देख लेना है। तो चलिए हम गिवन से इसको लगा लेते हैं। तो गिवन में क्या क्या हमारे पास में है? तो गिवन में अगर हम देखें तो हमारे पास में वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, यानी कि हमें जो है वो दिया हुआ है विलेय का भार। तो विलेय का भार कितना दिया है? 8 ग्राम दिया हुआ है। क्या हमें विलेय का अणुभार दिया है? NaOH का अणुभार दिया हुआ है? नहीं दिया है। तो चलो भैया हम निकाल लेते हैं। विलेय हमारा कौन सा है? NaOH है। कितने सोडियम है? 1 सोडियम है, 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन है। सोडियम का परमाणु भार कितना है? 23 है। ऑक्सीजन का कितना है? 16 है। हाइड्रोजन का 1 है। टोटल हो गया 40 ग्राम पर मोल, यानी इसके 1 मोल का भार जो है वो कितना है? 40 ग्राम है, यानी इसका अणुभार जो है वो आ गया 40 ग्राम। 40। अच्छा अब क्या दिया? विलयन का आयतन दिया हुआ है, वो भी ml में दिया है, यानी कि VmL जो दिया है आपको वो दिया है 450 ml, ठीक है ना। बल्कि मैं यहाँ पर कह दूं कि V सॉल्यूशन यानी कि V विलयन जो है, यानी विलयन का आयतन जो दिया हुआ है वो 450 दिया है। अच्छा मोलरता आपसे पूछ रहा है तो मोलरता आपको बताना है। मोलरता का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो देखिए मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय का भार गुणे 1000 बटे हो जाएगा विलेय का अणुभार और गुणे विलयन का आयतन ml में, यानी कि मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा क्या? वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक। अच्छा चलो भाई वेट ऑफ सॉल्यूट पता है क्या? हाँ पता है, कितना 8 है, इनटू क्या हो जाएगा 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का पता है क्या? हाँ पता है भाई, कितना है? 40 है, ठीक है।
इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यानी कि विलेन का आयतन पता है क्या? हाँ पता है, कितना है? 450 है। तो भाई देखिए 8 5 जा हो जाएगा क्या? 40 और 5 2 जा 10 होगा 200 हो जाएगा। चलिए इसको फिर से 5 से देख लेते हैं। तो 5 9 जा जो होगा 45 हो जाएगा और 0 हो जाएगा और 5 4 जा हो जाएगा ये। फिर इसको जरा 5 से देख लेते हैं। तो 5 1 जा हो जाएगा और ये 4 आएगा, ठीक है ना, और 5 8 जा हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 8 जा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको 2 से देख लें तो ये 9 हो जाएगा और ये कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/9 आ जाएगी। 4/9 को आप जब सॉल्व करके लाएंगे तो ये वैल्यू 0.444 मोलर आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन करेगी 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है। 5 मिलीग्राम NaCl पर लीटर इज 5 ppm दिया है, पार्ट्स पर मिलियन, एंड 50 माइक्रोग्राम पर ml दिया है, 0.25 माइक्रोग्राम पर ml दिया है और 0.066 मोल पर ml दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम ppm से सॉल्व करेंगे और फिर बाकी को चेक कर लेंगे, ठीक। अच्छा ठीक है, तो देखिए ppm क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई, आपको यहां पे वॉल्यूम दिया हुआ है, देखिए वॉल्यूम दिया, आयतन दिया हुआ है, बाई हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और इनटू 10⁻⁶। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार बटे विलियन का ml में आयतन और गुणे 10⁶। चलो भाई, विलेय का ग्राम में भार, तो विलेय कितना दिया हुआ है? सॉल्यूट कितना दिया है? 5 मिलीग्राम दिया हुआ है। सॉल्यूट कितना दिया है भाई? सॉल्यूट जो है वो 5 मिलीग्राम दिया है। तो 5 मिलीग्राम दिया है, तो चलो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। WB जो दिया है वो कितना दिया है? 5 मिलीग्राम दिया है। मिलीग्राम को ग्राम में बदल दो तो 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। चलो ठीक है। वॉल्यूम जो सॉल्यूशन वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो किस में दिया है? वो लीटर में दिया है। कितना दिया है? 1 लीटर दिया है। तो लीटर को ml में बदलो तो 1000 ml हो जाएगा, यानी कि 10�3 जो है वो ml हो गया। भैया रख दो जरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये आपका हो गया क्या कि जो ग्राम में भार जो है वो कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। भाई बिलियन का ml में आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो ml में कितना है? 10⁻³ और इंटू कितना हो गया? 10⁻⁶ हो गया। यहाँ पर अगर देखिए तो 5 × 10⁻³ तो ये है और ये ऊपर चला गया तो इंटू 10⁻³ हो गया, इंटू 10⁻⁶ हो गया। तो भैया ये हो गया 5 × 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶, यानी ये क्या हो जाएगा? 5 ppm हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो होगा आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 5 ppm आ जाएगा। इसका मतलब आंसर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे करेगा कि सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है। एक्वस सॉल्यूशन विच एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज, और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। 0.015 मोलर ग्लूकोज, 0.01 मोलर KNO3, 0.015 मोलर यूरिया और 0.01 मोलर Na2SO4। देखिए यहां पर आपसे क्या कर रहा है? बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, क्वथनांक की बात कर रहा है, बट हम यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट नहीं करेंगे, हम रिलेट करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक में उन्नयन से। देखिए आपको याद आ रहा है कि डेल्टा TB जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, या हम इसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सही। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ रहा है, बात समझे ना। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ रहा है इसका मतलब क्वथनांक में उन्नयन, यानी कि डेल्टा TB जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? TB के। यानी कि अगर ये बढ़ेगा, क्वथनांक में उन्नयन बढ़ेगा तो क्वथनांक भी क्या होगा? बढ़ेगा। बातें समझ में आई कि नहीं है? ठीक है भाई। अच्छा ये होता क्या है? तो डेल्टा TB जो होता है ये इक्वल टू होता है IKB × M। डेल्टा TB जो होता है वो क्या होता है? IKB × M, वेयर M जो होता है वो क्या होता है? मोलैलिटी होती है, यानी कि मोललता होती है, ठीक। दूसरा क्या है कि ये डेल्टा TB जो है वो क्या है? ये अणु संख्य गुणधर्म है। ये क्या है? अणु संख्य गुणधर्म है।
अणुसंख्य गुणधर्म है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलीगेटिव अगर प्रॉपर्टी है तो फिर ये अणुओं की संख्या पे निर्भर करेगी। जितने ज़्यादा अणु होंगे उतनी ही ज़्यादा ये होगा, यानी कि जितने अणु बढ़ेंगे उतना डेल्टा टी भी बढ़ेगा, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, यानी कि क्वथनांक बढ़ेगा। ये अगर कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में है तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, यहाँ पर मैं मोलैरिटी की जगह पर सी कंसंट्रेशन रख दे रहा हूँ, मोलैरिटी रख दे रहा हूँ, क्योंकि हमें मोलरता दी गई है तो हम यहाँ पर उसी को कंपेयर कर लेंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये के बी जो है वो तो कांस्टेंट है, तो इसको हटा देते हैं। ये के बी मेरे पास कांस्टेंट है, इसको हम हटा देते हैं और बाकी सबको सॉल्व कर लेते हैं। बट उसके पहले आई की अगर मैं बात करूं तो आई आपको समझ में आ रहा है कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एन के। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन फॉर्म बाय डिसोसिएशन, यानी कि वियोजन के पश्चात प्राप्त आयनों की संख्या। ठीक, तो कुल मिला के डेल्टा टीबी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई इंटू सी मैंने कर दिया, सी मतलब मोलैरिटी के कर दिया। चलो भाई देखो, अब ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज तो टूटता नहीं है, ग्लूकोज जब नहीं टूटता है तो फिर इसका हम पूरा का पूरा अणु ले लेंगे। तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन दी गई है 0.015, ग्लूकोज की मोलैरिटी दी गई 0.015 और ग्लूकोज का आई कितना है, आई 1 है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये 0.015 आ गया मेरे पास डेल्टा टीबी। चलो भाई, अब पहला तो ये ग्लूकोज का हो गया, ए ऑप्शन का। अब बी ऑप्शन का जरा देख लो, बी ऑप्शन में मुझे दिया गया क्या, ये दिया है KCl। तो KCl जो होगा इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.01 इंटू आई कितना है, तो इसको जरा तोड़ो, तो तोड़ोगे तो क्या होगा, K प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा। तो कितने आपको आयन दे रहा है, 2 आयन दे रहा है, यानी आई का मान कितना है 2 है, और जब आई का मान 2 है तो 0.02 ये आ गया। अब चलो सी का देख लो, सी में क्या है, यूरिया है, यूरिया टूटता नहीं है, ये पूरा का पूरा वैसा का वैसा रहता है, तो ये ऐसे का ऐसा रहेगा। तो चलो देख लो भाई, तो इसका मतलब है कि सी की कंसंट्रेशन कितनी दी गई है 0.015 दी, और ये पूरा का पूरा अणु रहेगा, यानी यहाँ पर वैल्यू जो आएगी 0.015 आ जाएगी। डी की बात देखो, तो डी की बात अगर देखें तो ये Na2SO4 है, Na2SO4 को तोड़ोगे तो तोड़ने पर 2Na प्लस देगा और SO4 पे 2 माइनस देगा, यानी कितने मोल आयन दे रहा है, टोटल 3 दे रहा है। कंसंट्रेशन इसकी कितनी है, तो कंसंट्रेशन इसकी 0.01 है। मोल कितने दे रहा है, तो 3 मोल दे रहा है, तो इंटू 3 आंसर कितना आ रहा है 0.03 आ रहा है। सबसे ज़्यादा डेल्टा टीबी की वैल्यू कहाँ पर आ रही, तो भाई इसकी वैल्यू आ रही 0.015, इसकी वैल्यू 0.02 यानी इससे ज़्यादा, ये 0.015 इसके बराबर, और यहाँ पर 0.3 यानी सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर आ रही है। अगर डेल्टा टीबी का मान बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट का मान भी बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक जो होगा वो किसका हो जाएगा, डी का हो जाएगा। तो इस तरह से डी आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करें कि यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है तो विलयन कहा जाता है। इफ 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, द solution is said to be 1 molar, 0.1 molar, 0.5 molar and minus 0.1 molar। तो पहली बात तो मोलैरिटी या मोलरता जो होती है माइनस में होती नहीं है, इस वजह से ये आंसर तो गलत हो गया। चलो भाई ठीक है, अब इन 3 में से कोई एक आंसर आएगा, ठीक है ना। चलो भाई, सबसे पहले तो मोलरता का सूत्र लिखो भाई। मोलरता यानी कि m बराबर क्या होता है, तो ये होता है विलेय का भार, विलेय का भार यानी कि WB बटे क्या हो जाएगा, विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार यानी कि MB और गुणे विलयन का लीटर में आयतन। ठीक, अच्छा सही। अब देखिए यहां पर 2 चीजें कंफ्यूजन वाली हैं जो इन्होंने यहां पर दी है। पहली बात क्या, पहली बात तो इन्होंने 1000 ग्राम विलायक दिया हुआ है, यहां पर इन्होंने जो विलायक दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1000 ग्राम दिया हुआ है, और विलायक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो जब भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है तो हम इसको जल मान के सॉल्व करते हैं, यानी कि वाटर मान के सॉल्व करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। दूसरा, आपको वाटर का जो है यहाँ पर क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए आपको, बट इन्होंने तो यहाँ वेट दे दिया है। तो उस केस में हम ये मान के चलते हैं कि वाटर जो है, वाटर जो होता है इसकी डेंसिटी जो होती है, वाटर का जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम पर ml होता है।
1 ग्राम पर ml होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम जो होगा ये इक्वल टू 1 ml के हो जाएगा। तो हमें कितना दिया हुआ है, 1000 ग्राम दिया है, यानी कि 1000 ग्राम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1000 ml के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1000 ml 1 लीटर के बराबर हो गया। बात को समझ में आई कि नहीं? ये चीज़ें कुछ अंडरस्टूड होती हैं क्योंकि आपको यहाँ पर उस ऑप्शन से ही हिट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ डेटा नहीं दिया हुआ है तो आपको ये सोच के खुद से चलना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपको विलेन का लीटर में आयतन पता चल चुका है कि 1 लीटर होता है और उसमें आप 18 ग्राम ग्लूकोज को डिजॉल्व कर रहे हो। अब आपको विलेय का भार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट लेना है। तो देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, तो C6H12O6 है, कार्बन कितने हैं 6 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 12 है और ऑक्सीजन कितने हैं 6 हैं। यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है 12 है, हाइड्रोजन का कितना है 1 है, ऑक्सीजन का कितना है 16 है। टोटल ये वैल्यू आती है 180 ग्राम पर मोल, यानी कि 180 ग्राम जो है वो ये वैल्यू आ जाती है, ग्राम पर मोल आती है, यानी 180 इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो चलो भाई भर दो। सॉल्यूट का वेट कितना दिया है 18 ग्राम बाई सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 180, लीटर में वॉल्यूम कितना है 1 है, वैल्यू आ जाएगी 0.1 मोलर, ठीक है ना। तो आंसर जो इसका आएगा वो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा और ये आंसर आएगा 0.1 मोलर। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से विलेन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर देखिए अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं पे आपको क्लिक करना है क्योंकि आपको नहीं ढूंढना है। स्टूडेंट क्या करता है, जो हाँ वाला होता है वो ज़्यादातर ढूंढ लेता है, नहीं पे ध्यान नहीं देता है। Which of the following property of a solution does not depend on the number of molecules? पहला है वाष्प दाब अवनमन, lowering of vapor pressure। तो देखिए आपको एक बात पता है कि जैसे जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि अवाष्पशील यौगिक जो होता है, जितना ज़्यादा मिलाते जाते हैं, जितने ज़्यादा उसके अणु मिलाते जाते हैं उतना ही वेपर प्रेशर जो है वो घटता जाता है, यानी कि वेपर प्रेशर में अवनमन होता जाता है, वाष्प दाब में अवनमन होता जाता है। इसका मतलब कि वेपर प्रेशर में लोअरिंग जो है यानी कि वाष्प दाब अवनमन अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये आंसर नहीं है। हिमांक अवनमन को आप डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हो। आपको पता है कि ये कैसा है, अणु संख्या गुणधर्म है और अणु संख्या गुणधर्म है तो इसका मतलब ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा। तो जब ये निर्भर करेगा तो ये भी नहीं आंसर होगा। पराशरण दाब को आप पाई से रिप्रेजेंट करते हो और ये भी अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है और निर्भर करने की वजह से ये भी जो है आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, आंसर जो होगा वो पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन होगा। आंसर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।